नमस्कार। एनजीओ से जुड़े हुए मेरे भाई बंधुओं का एनजीओ वन के इस चैनल में सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी उपयोगी है और काफ़ी यूजफुल प्रोजेक्ट रहेगा आप सभी के लिए। जिस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एनजीओ से प्रोजेक्ट प्रपोजल इन्वाइट किए। बेसिकली ये इनका एक अलग ही डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट का नाम है साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। इनके डिवीजन में ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट लेके आया है एससी एंड एसटी कम्युनिटीज के लिए जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आपने जैसे जानते हैं कि हमारे इंडिया में हर जगह एससी एसटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको हित में उनको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट प्रपोजल इनवाइट किए हुए हैं। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मकसद सरकार का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कम्युनिटीज़ देश के विकास में आगे आए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 3 स्कीम के ऊपर, मतलब उनका 3 क्राइटेरिया के ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट इन्वाइट किया है। पहला जो क्राइटेरिया एक तो कम्युनिटी डेवलपमेंट लेवल, दूसरा आप ले लें लाइवलीहुड और तीसरा है साइंस। मतलब इनके माध्यम के थ्रू हमें इनके ऊपर एससी एसटी कम्युनिटीज के ऊपर काम करना होगा। बेसिकली इनका मेन जो मकसद है कम से कम एटलीस्ट 50 to 70% एससी एसटी पॉपुलेशन को हमें कवर करना रहेगा। और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1 से लेकर 3 साल तक रहेगा। वो आपको डिपेंड तय करना है कि हमें इसे कितनी ड्यूरेशन में काम करना रहेगा। इस प्रोजेक्ट प्रपोजल को सबमिट करने के लिए हमें ऑनलाइन के माध्यम से इसको सबमिट करना रहेगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में इसको कैसे हम स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करें उसकी पूरी प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा शुरू करने से पहले मैं आपको और उसके बारे में बैकग्राउंड बता दूँ कि हमें इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और इसमें इस प्रोजेक्ट में हमें क्या करना होगा। बेसिकली देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमें लास्ट 3 ईयर्स के एनुअल रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ऑडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, एनजीओ डायरेक्टर में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आप सभी भली बात ये जानते हैं कि एक नीति आयोग जो पहले प्लानिंग कमीशन के रूप में भी जाना जाता था, उसके अंडर में हमें एनजीओ डायरेक्टर के पोर्टल से एक यूनिक आईडी नंबर मिलता है, उसके आधार पे आप एनजीओ इस प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओके। और बेसिकली डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमें इसमें सोसाइटी का पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ट्रस्ट हो तो सर्च सर्टिफिकेट। इसमें ट्रस्ट, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट भी इस प्रपोजल को अप्लाई कर सकते हैं। ओके। 3 साल की एनुअल रिपोर्ट मैंने आपको जैसा बता ही दिया, कुछ लोग इसको एक्टिविटी रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है। बेसिकली इनका पर्पस क्या है, इस प्रोजेक्ट को इन्वाइट करने का पर्पस ये है कि ये चाहते हैं कि जो एससी एसटी कम्युनिटी से जो जनजाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं उनके आप एरिया में आपने देखा होगा आज भी वो विकास के मामलों में बहुत पीछे है और काफ़ी उनको सहायता नहीं मिल पाती है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं पर उनको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने ये प्रपोजल इन्वाइट करा है। बेसिकली हमारा पर्पस यही रहेगा क्योंकि लाइफ स्टाइल में सुधार हो, उनको हम मोटिवेट करें और उनको हम आगे लेकर आए। और एक ऐसा इन्होंने एक एसटीआई हब करके इसको नाम दिया है। एसटीआई का मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। एसटीआई हब के रूप में अगर आप बात करें तो एज अ क्लस्टर के रूप में हम सेटअप करके उनके एरिया में हम उनके लिए काम कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें ड्यूरेशन का, आपको मैंने बता ही दिया 1 से लेकर 30 साल तक का इसमें इंपॉर्टेंट होता है। आपको डिपेंड करता है कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए इस प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए अप्लाई करने वाले हैं। बजट की बात करें तो बजट भी हमें ही निर्धारित करना है कि हमें बजट कितना रिक्वायरमेंट रहेगा। ओके। और जब हम ऑनलाइन प्रोसेस करने जाएंगे तो आपको बजट का वहाँ पे क्या क्या हेड और क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे वहाँ उसके आगे हमें डिटेल पे करना रहेगी। प्रोजेक्ट के दौरान आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से कि हमें क्या क्या चीज़ फिलअप करना है और क्या क्या चीज़ नहीं फिलअप करना है, उसके बारे में हम आपको पूरा बता दें। और दूसरा, कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 12 ATG की भी आवश्यकता है, तो मैं आपको बता दूं इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 12 या ATG की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये फंड रिलीज होगा। ओके। और नहीं हमें इसमें यहाँ पे एक्सरे की जरूरत है। यहाँ सिंपली जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट, बायलास, ऑडिट रिपोर्ट लास्ट 3 ईयर्स, एनुअल रिपोर्ट लास्ट 3 ईयर्स
और करंट कमेटी मैनेजिंग कमेटी जिसे हम बोलते हैं। और इसका जो मध्याह्न होगा वो होगा ऑनलाइन, और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो है 15 सितंबर 2021। मे भी पॉसिबल है कि डेट आगे भी बढ़ सकती है, बट अभी जो डेट है सरकार की तरफ से वो है 15 सितंबर। तो अब मैं इस वीडियो को हमारे जो एक्सपर्ट है जो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं उनको मैं अभी वीडियो के लिए आगे सौंप रहा हूँ। वो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे अकाउंट क्रिएशन से लेकर फाइनल सबमिशन तक के लिए। आप सभी को इस नए प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद। एनजीओ वन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन हम कैसे आवेदन करें। सबसे पहले हमें ब्राउज़र ओपन करना होगा या आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम गूगल पे टाइप करेंगे ऑनलाइन DST का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑनलाइन dst.gov.in एंटर करने के बाद में हमें क्लिक करना है EPMS डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पोर्टल है जिसके माध्यम से आप ये जो अभी हाल में प्रोजेक्ट आया हुआ है इसके लिए अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा कोई और भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं या कोई भी और भी नई स्कीम्स रिलीज़ करता है इस विभाग से तो आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए इस सिस्टम का नाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए कैसे हमें इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले मैं आपको आईडी कैसे क्रिएशन करना वो भी मैं बताऊंगा। आपके सामने दो ऑप्शन दिख रहा है, एक तो लॉगिन और टॉप पर आप देखेंगे कि न्यू PI रजिस्ट्रेशन। जिनके पास में अगर रजिस्ट्रेशन डिटेल नहीं है तो हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हम न्यू PI रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। कभी कभी आपको सर्वर में डिले भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप देख सकते हैं सामने हमारे सामने फॉर्म खुल चुका है। एक छोटा सा फॉर्म है, ज़्यादा हमें कुछ डिटेल्स में फिलअप नहीं करनी है। सबसे पहले हमें क्या बनना है, लॉगिन आईडी। ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरह की रखनी है। उदाहरण के तौर पे मैं लॉगिन आईडी आपके सामने लिख रहा हूँ ISD इंदौर। अब यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके जो सोसाइटी में मेंबर्स है उनमें से सातों में से किसी एक की आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, भले ही वो प्रेसिडेंट है, वो सेक्रेटरी या ट्रेजरर। यहाँ आपको डिटेल फिल करना है, आपको नेम फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा प्रेसिडेंट का या जो भी पद का पोजीशन का जो मेंबर्स है सोसाइटी के अंदर उनका। उसके बाद में जेंडर। अब डिपार्टमेंट को लेकर आपको कन्फ्यूजन है कि डिपार्टमेंट में क्या करेंगे। डिपार्टमेंट आपकी सोसाइटी का नाम आ जाएगा, यहाँ डेजिग्नेशन आ जाएगा कि आपकी सोसाइटी में किस पद पर है। ओके, इसके बाद आईडी प्रूफ की बात करें तो हमें दो में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहेगा। उसकी डिटेल शेयर करना रहेगी, आधार कार्ड या पैन कार्ड दे सकते हैं। इसके बाद हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में हमें किस कैटेगरी में आते हैं, यहाँ कैटेगरी सोसाइटी की नहीं, यहाँ जो पर्सन है उनकी कैटेगरी आएगी, SC ST OBC। तो आपको कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट। अभी इंस्टीट्यूट में यहाँ हमारा नाम नहीं दिखेगा अभी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इंस्टीट्यूट की डिटेल को ऐड करना है क्लिक हियर पे। तो आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। देखिए आपके सामने फॉर्म आ गया है, ऐड न्यू इंस्टीट्यूट फॉर अप्रूवल। यहाँ आपको आपकी सोसाइटी का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूट नेम, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब इस इंस्टीट्यूट के मेन हेड कौन है, संस्थापक कौन है। संस्थापक में कोई भी आपका जो मेन प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। वेबसाइट हो तो आप वेबसाइट डाल सकते हैं। फिर आपको कंट्री सिलेक्ट करना होगा। कंट्री के बाद में आपको आपका राज्य सिलेक्ट करना है, स्टेट। उसके बाद जिला, उसके बाद आपका सिटी और इसके बाद में संस्था का पूरा पता। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डालना रहेगा। इसके बाद अगर इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी, और लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर। अगर लैंडलाइन नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी कैप्चा दिख रहा है ये आपको फिलअप करके इसको सब डिटेल को फिलअप कर देना है और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपका सोसाइटी का नाम यहाँ आ जाएगा ऊपर। ओके, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको सामने ऑप्शन आएगा सोसाइटी का नाम। अभी जैसे मैंने डिटेल्स फिलअप नहीं करी थी इसलिए पूरा डिटेल वो शो नहीं करेगा। ओके, कभी कभी आपको लैग देखने को मिल सकता है क्योंकि साइट कभी कभी इनकी बहुत स्लो चलती है डिपार्टमेंट की। फिर हम आगे आएंगे। आगे आने के बाद में यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ एड्रेस आपको डालना रहेगा आपकी सोसाइटी का।
फिर आपका आ जाएगा कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में आपको स्टेट, आपका राज्य सेलेक्ट करना रहेगा। राज्य सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपका जिला, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को ही आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपकी सिटी का नाम आ जाएगा, यहाँ हमें पिन कोड डालना रहेगा, यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा सोसाइटी का, लैंडलाइन नंबर मैंडेटरी नहीं, इसलिए ब्लैंक छोड़ दीजिए, फैक्स नंबर को भी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। कम्युनिकेशन की ईमेल आईडी आपसे मांगेगा तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी को फिलअप कर देना है। अगर अल्टरनेटिव ईमेल आईडी आपकी सोसाइटी के पास है या संस्था के पास तो वो भर देना। इसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करना है, CUFLD2। इसके बाद में हमें इसको सबमिट कर देना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन का एक हिस्सा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आपको एक ईमेल पे आपने जो ईमेल आईडी दी है उसके ऊपर आपको एक OTP आएगा और एक वेरिफिकेशन लिंक आएगी, जिसे आपको वेरीफाई करना कि ये आप ही की सोसाइटी ने रिक्वेस्ट डाला रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको उस लिंक को क्लिक करने के बाद में वहाँ क्या आएगा, आपको ऑप्शन पासवर्ड, वहाँ आपको एक ऑप्शन आएगा पासवर्ड क्रिएट करने का। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फाइनल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको वापस इसी पोर्टल पे आ जाना है जो मैंने आपको बताया onlinedst.gov.in। ओके, आपके सामने अब राइट साइड में आप देख रहे हैं लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालने का एक ऑप्शन आ रहा है। तो हमें यहाँ पे लॉगिन आईडी डालना जो आपने सेट की है और पासवर्ड आपको डालना रहेगा जो आपने सेट किया हुआ है। इसके बाद में यहाँ हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद में हम साइन इन पे क्लिक कर देंगे। साइन इन होने के बाद में आप देख सकते हैं आपका पोर्टल खुल चुका है। नाम ऊपर आ जाएगा, जो भी आपने मेन पर्सन का नाम दिया हुआ, जैसे मैंने मेरी संस्था के लिए वेलकम मिस्टर राहुल दवे, तो इसी तरह आपकी संस्था के जो मेन होंगे उनका डिटेल आपको सबमिट आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अब आप नीचे आएंगे नीचे की तरफ में तो आपको ये कुछ सेक्शंस दिख रहे हैं, प्रपोजल फॉर्मेट्स, यहाँ फॉर्मेट्स भी देख सकते हैं। आपका यहाँ से प्रोजेक्ट ट्रैक कर सकते हैं जब आप सबमिट कर देंगे। अपलोड योर रिपोर्ट्स, कनेक्ट टू DST एंड ऑनगोइंग प्रपोजल डाटा अपडेशन। ओके, हमें अभी फ़िलहाल तो सबमिट प्रपोजल्स पे क्लिक करना रहेगा। सबमिट प्रपोजल पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक दिख रहा है इनिशिएट न्यू प्रपोजल। आप नीचे देख सकते हैं ऑलरेडी एक ड्राफ्ट प्रपोजल भी रखा हुआ है, बट वो जो नए NGO है ये उन लोगों के लिए इनिशिएट न्यू प्रपोजल पर क्लिक करना होगा। इनिशिएट न्यू प्रपोजल सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, सर्च कॉल बाय डिवीज़न एंड दूसरा है सर्च कॉल बाय प्रोग्राम ऑब्लिक स्कीम। तो हमें इसको सिलेक्ट करना है, राइट वाले को। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, ये इतने सारे प्रोग्राम्स अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से चल रहे हैं। हमें अभी जो प्रोजेक्ट प्रपोजल आया वो है STI हब फॉर SC कम्युनिटीज़ एंड ST कम्युनिटीज़। वो आपको तय करना है कि आपको शेड्यूल कास्ट के लिए काम करना है या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं शेड्यूल कास्ट ले लेता हूँ। शेड्यूल कास्ट सेलेक्ट करने के बाद में लास्ट डेट आपको नीचे आ जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट सबमिशन की लास्ट डेट वीडियो के दौरान जो बताया गया था कि 15 सितंबर लास्ट डेट थी, बट उसकी डेट अभी इन्होंने फ़िलहाल बढ़ा दी गई है, 30 सितंबर कर दी गई है। ओके, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर हम ST कम्युनिटीज़ की बात करें तो इसके लिए भी डेट 30 सितंबर तक आगे बढ़ा दी गई है। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। इसको ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में हमें स्टार्ट सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, स्टार्ट सबमिशन मतलब अब प्रोजेक्ट को फाइनली हम शुरू कर रहे हैं भरने के लिए। आप जैसे स्टार्ट सबमिशन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए प्रोग्राम का नेम आ जाएगा ऊपर, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर मतलब जो इसके मेन संस्थापक है, संस्था का नाम, डिपार्टमेंट, आपका एड्रेस संस्था का। अब टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट कैसी है तो हमें सिलेक्ट करना है रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ NGOs। अगर आपके लिए ट्रस्ट होता है तो आप ट्रस्ट ले सकते हैं, अगर आपकी कोई और दूसरी एजेंसीज है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी एग्जांपल के तौर पे मैं रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ ले लेता हूँ। मैक्सिमम टाइम हमारे इंडिया में आप देखेंगे रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ ज़्यादा मिलेगी आपको, तो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट के लिए लेंगे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। आपके सामने एक आ रहा है NGO दर्पण यूनिक ID। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिक ID नंबर होता है जो एक NGO दर्पण द्वारा प्रोवाइड किया जाता है।
तो ये होना ज़रूरी है हर संस्था के पास में, भले वो ट्रस्ट हो या प्राइवेट कंपनी हो या सेक्टर या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, ये होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर नहीं है तो आपको पोर्टल पे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, अदरवाइज़ इसके बिना आप प्रोजेक्ट प्रपोजल को सबमिट नहीं कर पाएंगे। ओके, ये फिलअप करने के बाद में आपको फिर आगे ये अभी आपको जो ये एनजीओ दर्पण यूनिक आईडी है, ये मैंने एक रैंडमली सिलेक्ट करके डाला हुआ है जो हमारी संस्था का ही है। आपको अपना डिटेल डालना होगा वहाँ पर और आपको नीचे आपकी संस्था का पैन करना है। ओके, फिर इसके बाद में आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट टाइटल। प्रोजेक्ट टाइटल ये हमें यहाँ पे वो टाइटल यूज़ करना है जिस क्षेत्र में आप, जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया है ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए आप काम करना चाह रहे हैं, तो अब ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए आपको क्या काम करना है। जैसे आपको 3 सेक्टर दिए हुए हैं, एक तो लिवलीहुड, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ओके, और दूसरा है साइट्स। मेनली हमें इनके विकास के लिए, बेहतर कल के लिए काम करना है, उनके अच्छे डेवलपमेंट के लिए काम करना है। तो प्रोजेक्ट टाइटल आप जो भी प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पे भी काम करने वाले, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे आपको डेवलपमेंटल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करना है, तो हम प्रोजेक्ट यहाँ पे डाल देंगे। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, यह फाइनल नहीं है आपका। एक प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट का हेड वो आपको तय करना है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। प्रोजेक्ट समरी, अब आपने अगर मान लीजिए EDP डाला है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर SC ST, आप इनके क्षेत्र में जाके जब काम करेंगे तो हमें यहाँ पे समरी देना पड़ेगी। तो आप समरी मतलब आपकी क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या उद्देश्य होगा इस प्रोग्राम को करने का, इसकी मेथोलॉजी क्या होगी। आप देख सकते हैं आपको क्या क्या देना है इसमें, इस पॉइंट में देख लीजिए। एक आप तो उद्देश्य देना आपको, मेथोडोलॉजी का मतलब किस तरह से आप काम करेंगे, क्या इसमें टूल्स यूज़ करने वाले इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। ओके, इसके बाद में आउटकम्स, इसके प्रोजेक्ट के क्या नतीजे होंगे, की क्वेश्चंस क्या होंगे, मतलब क्या क्या इस प्रोजेक्ट को करने में समस्या या दिक्कत आ सकती है। इसके बाद में हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का कहने का मतलब ये है कि आप इसको कैसे कॉप अप करेंगे। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है किसी प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को करने में, तो उसको आप क्या हाइपोथेसिस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एंड द एप्लीकेशंस ऑब्लिक नीड्स एड्रेस बाय प्रपोजल, मतलब जो संस्था आपकी प्रपोजल अप्लाई कर रही है, जो भी आपकी सोसाइटी है, तो वो कैसे इस प्रपोजल को एड्रेस करेगी, मतलब कैसे इसको रन करने वाली, ये हमें 2000 वर्ड्स में लिखना है। ओके, मेरे ख्याल से आप इजीली समझ गए होंगे कि हमें क्या क्या डिटेल फिल करना। ये जस्ट सिंपली एग्जांपल के तौर पे मैं फिलअप कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यहाँ उन्होंने पूछा है कितने साल में आप उसको कंप्लीट करेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल। देखिए ये प्रोजेक्ट 1 से लेकर 3 साल तक के लिए है, वो आपको तय करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। इससे आगे के लिए आप अप्लाई ना करें। मान लीजिए मैं 2 साल के लिए ले रहा हूँ और मंथ हम उसको ले लेंगे 0, ओके, क्योंकि 2 ईयर्स का है, या आपको 2.5 साल या 1.5 साल, जैसा भी आपको करना है। अब ये उसका पूछा है एकेडमिक एरिया, आपकी संस्था किस एकेडमिक, मतलब अभी हाल में आपकी जो संस्था काम कर रही है किस एरिया में काम कर रही है। आपको अगर ऑप्शंस नहीं इसमें से कोई दिख रहे हैं तो आप एनी अदर सेलेक्ट करके आप अपने एरिया का बता सकते हो। जैसे स्किल डेवलपमेंट हो गया, तो कई सोसाइटी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है, कुछ एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, ओके, कुछ हेल्थ के ऊपर काम कर रही है, तो इस तरह ही आपका डाल देना। एप्लीकेशन एरिया, आपका एप्लीकेशन एरिया, इसमें भी आपको वही सेलेक्ट करना कि बेसिकली आपका क्या एरिया है काम करने का सोसाइटी का, ठीक है। और अगर नहीं हमें इसमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, एनी अदर। या अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमारा वाटर का है तो हम वाटर सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। आप ऐसे इसमें सिलेक्ट कर करके डाल सकते हैं, ओके। अब आगे जाएंगे गवर्नमेंट नेशनल इनिशिएटिव। यहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है या क्या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, या आप ऑलरेडी हाल में गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको इसमें भी क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल, नई संस्थाओं के लिए नॉट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट कीवर्ड्स, प्रोजेक्ट कीवर्ड्स का मतलब कि आप कि प्रोजेक्ट की आइडेंटिटी आप कैसे करेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म में उसकी कोडिंग करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आप शॉर्ट फॉर्म में वो एक EDP बना देंगे, ठीक है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम EP। मैं आपके सामने देखिए कॉमा, आपको 5 वर्ड तक सजेशंस करने हैं, मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है, ऐसा आपको सेट करते जाना, EDP DP ऐसे करते जाना, और यह करने के बाद में आपको इसको सेव कर देना है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट को सेव ज़रूर करते रहे, ऐसा नहीं है कि आप इसको भूल जाए, कभी कभी सर्वर भी इनका डाउन हो जाता है। ये आपके देखिए सामने ऑप्शन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो उसको ओके कर देना है, कर देंगे। और सेव करने के बाद में आप देखेंगे आपकी सारी डिटेल पूरी कंप्लीट तरह से सेव हो चुकी है, मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। इस वाले सेक्शन में हमें कुछ भी नहीं करना है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की बात करें तो हमने वो जो व्यक्ति के नाम दिए आपकी संस्था से, जो आपके मेन एज अ रोल कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे आपके प्रेसिडेंट हो गए, सेक्रेटरी हो गए, आपके सामने आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल दवे, उनका डिटेल यहाँ आपको दिख रहा है। तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको हमें आगे नेक्स्ट कर देना है और सजेस्टेड रेफरीज पे आ जाना है। सजेस्टेड रेफरीज पे क्लिक करने के बाद में आपको ये वाला सेक्शन भी फिलअप नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, मान लीजिए अगर आपकी सोसाइटी को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर जानते हैं या जान पहचान है तो उसको डिटेल को फिलअप करना रहेगा। अदरवाइज़ मेरा तो यही सजेशन है आपको कि आप इसको स्किप कर दें। यह क्लियरली मेंशन है, देयर इज़ नो सजेस्टेड रेफरेंस, प्लीज़ स्किप दिस पेज। हमें ये मैंडेटरी नहीं है, हमें इसे नहीं भरना है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे फाइनेंशियल डिटेल्स। अब ये मेन हमारा एक हिस्सा आ गया है बजट को लेकर कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें बजट कैसे तय करना है। देखिए आपकी संस्था का नाम ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं सिलेक्ट बजट हेड। पहले हम क्या करेंगे, नॉन रेकरिंग की जगह हम पहले जाएंगे रेकरिंग पे। जो बार बार एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके रेकरिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो रेकरिंग एक्सपेंसेस में देखिए किस किस के लिए, एक तो पहला है प्रोजेक्ट स्टाफ। हम पहले प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए सिलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट स्टाफ में किस तरह का प्रोजेक्ट स्टाफ जो रहेगा, आप जिसको भी नियुक्त करेंगे तो उसको क्या पद देंगे, क्या पोजीशन देंगे, एज अ कंसल्टेंट या प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट या एसोसिएट, लैब अटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये आपको तय करना है। उन्होंने इतने सारे पद इसमें दे रखे हुए हैं। ओके, एक एग्जांपल के लिए मैं एक कोई भी ले लेता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टाफ डिटेल्स, उनकी डिटेल आ जाएगी जिनको आपने अपॉइंट किया है। टोटल नंबर कितने रख रहे हैं आप। ओके, मान लीजिए आप अगर 5 रख रहे हैं तो 5 हो जाएगा। ओके, और ये इसके बाद में ये भी ध्यान रखिए कि कितनी ड्यूरेशन के लिए आप रख रहे हैं, इस चीज़ का बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। ओके, अगर आपको दोनों साल के लिए रखना है, मान लीजिए 2 साल का प्रोग्राम है तो ईयर 1 एंड ईयर 2, बट हो सकता हो कभी आपको 1 साल की ज़रूरत है तो आप 1 साल सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको दोनों साल के लिए करना है तो आपको दोनों साल के लिए करना होगा। अब उदाहरण के तौर पे आपने जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट 5 रखे और आपको लगता है कि सैलरी इनको हम 10,000 रुपीज़ पर स्टाफ को रखेंगे, तो आपका इसका टोटल यहाँ आ जाएगा 50,000। ये करने के एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बजट आपको तय करना है कि आपको कितना एज ए स्टाफ के लिए रखना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 20,000 की ज़रूरत है पर स्टाफ की, तो वो उसके हिसाब से उसका टोटल आ जाएगा। इसके बाद में उसको हमें क्या कर देना है, ऐड, या हमें डिस्क्रिप्शन ज़रूर देना है अबाउट द पर्सन, और इसके बाद में उसको हमें ऐड कर देना है। ओके, ऐड करने के बाद में देखिए आपका सामने पूरा डिटेल आ रहा है। मतलब पहले साल में आपको 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, माफ़ कीजिएगा मैं काउंटिंग में गलत मिस्टेक हो गया, 1 लाख। तो मान लीजिए पहले साल में 1 लाख और दूसरे साल में भी 1 लाख की ज़रूरत है। तो ऐसा टोटल आपने प्रोजेक्ट असिस्टेंट के रूप में 5 लोगों को 2 लाख के लिए आपने डिमांड करी। तो ओके, इसी तरह अब हमें अगर और कोई पद की ज़रूरत है, मान लीजिए हमें लगता है कि हमें एक कंसल्टेंट की भी ज़रूरत है, उनका डिटेल आ जाएगा। डिटेल में आने के बाद टोटल नंबर ऑफ कंसल्टेंट कितना, मान लीजिए 2 में, और आपको लगता है सैलरी कितना रहेंगे 30,000, उसको फिर खाली छोड़ देना। तो इसका टोटल आप देख रहे हैं राइट साइड पे आ गया है। मान लीजिए हमें 2 साल की, तो उसको 2 साल के लिए, और उसको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना। ऐड करने के बाद में देखिए ये आपके सामने टोटल आते जा रहा है। ओके, ये हम अभी रेकरिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। ओके, इसी तरह आपके सामने और भी ऐसे पोजीशंस है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि लैब अटेंडेंट की ज़रूरत भी है, या कोई अदर स्टाफ आपको रखना, मान लीजिए अदर में मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रखना, तो उसकी डिटेल आ जाएगी, और टोटल नंबर ऑफ कितने आप पर्सन्स रखेंगे वो, और टोटल अमाउंट आप कितना
देंगे पर पर्सन को जब प्रोजेक्ट चलाएंगे, तो उसकी डिटेल यहाँ आपको सामने टोटल आ जाएगा और उसको ऐड करते जाना। ओके, अब आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, बजट समरी में नीचे टोटल आते जा रहा है कि कितना कितना आपने डिमांड किया हुआ है। ओके, ये फाइनल नहीं है, फाइनल आप लोग करेंगे कि आपको कितना डिमांड करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटा सा प्रोजेक्ट के लिए आप जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, 3 साल तक के लिए भी ले सकते हैं, 2 साल या 1 साल, तो बजट आप 1 करोड़ से ऊपर तक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट प्रपोजल को, इसमें कोई बंदिश नहीं है। ये एक जस्ट डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको रिकरिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या बनना है। अब जैसे देख लीजिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, अब आगे कंज्यूमेबल्स। ठीक है, कंज्यूमेबल्स में क्या क्या आ जाएगा, हमें उसकी डिटेल फिल कर देना है। आपको लगता है इसके अलावा हमें और क्या क्या एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे हमें मान लीजिए रिफ्रेशमेंट्स हो गया या कुछ वहाँ पे जो इन हाउस प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसकी एक्टिविटी की आपको अगर फ़ंड की ज़रूरत है तो आप उसकी डिटेल को फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको उसके आगे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि अगर आपको बजट फ़ंड चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या करेंगे उस फंड का, और क्वांटिटी कितनी चाहिए आपको, 1 2 3 4, और उसके बाद में यहाँ पे मान लीजिए 4 क्वांटिटी और यहाँ अपना अमाउंट 5000 रुपीज़ डाला, तो यहाँ इसका टोटल आ जाएगा और उसको हमें ऐड कर देना है। ओके, इसी तरह आपके सामने है कॉन्टीजेंसी वाला आपका एक हिस्सा आ जाएगा। फिर आपका ट्रैवलिंग में आपको कितना एक्सपेंसेस आ रहा है उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी रहेगी। ट्रैवलिंग में मान लीजिए आप किसी गांव में या किसी क्षेत्र में अगर ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको जो भी एक्सपेंसेस आ रहा है उसके लिए भी सरकार हमें पैसा दे रही है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक उदाहरण के तौर पे बात कर लीजिए, एक आपका हो गया आगरा, यूपी की बात कर ले हम, अगर यूपी राज्य आगरा से अगर आपको जाना है बरेली, तो उस दौरान में आपको जो भी ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस आ रहा है आप उसके लिए डिमांड कर सकते हैं। मैं इतनी दूर दूर के लिए नहीं जाना आपको उस जहाँ जिस एरिया में प्रोग्राम करेंगे उसके आसपास के क्षेत्र के लिए जो ट्रैवलिंग का पैसा लगेगा वो आप डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से। ओके, इसके बाद में आपका जो 4th वाला आ जाएगा ओवरहेड एक्सपेंसेस में आपके और कोई अगर एडिशनल एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो आप इसमें डिटेल्स फिलअप करके उसको जस्टिफिकेशन दे के ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अब हम आ जाए नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस की। ये तो एक रेकरिंग एक्सपेंस हो गया, ये सिर्फ जो बार बार के खर्चे होने वाले होते हैं। अब नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस की बात करें, इक्विपमेंट को लेकर अगर आपको SC/ST कम्युनिटीज़ के लिए अगर कुछ इस तरह की प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आपको गैजेट्स या डिवाइस या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़े उनको सिखाने के लिए, तो उसके लिए भी वो लोग पेमेंट देंगे। इसके बाद में अगर आपके पास बिल्डिंग नहीं है, आप अगर जहाँ रेंट आउट लेते हैं बिल्डिंग को, वहाँ पे उसके लिए भी आप एज अ लमसम अमाउंट के रूप में आप ले सकते हैं। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे भी फिलअप कर सकते हैं, और जो मैंने आपको रेकरिंग एक्सपेंस में बताया था जो आपके ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसमें भी आप डिमांड कर सकते हैं आपके बिल्डिंग के लिए। ओके, इसके बाद में आपके एसेसरीज़ हो गए। मान लीजिए आपको लगता है कि इन बच्चों के लिए इधर से उधर जाने के लिए अगर गाड़ी से, तो गाड़ी के लिए भी आप इसमें डिमांड कर सकते हैं। गाड़ी का मतलब ये नहीं सोसाइटी के नाम से वो होगी व्हीकल्स, वो उस प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन के लिए होगी। ओके, या आपको लगता है कोई एसेसरीज़ की ज़रूरत है उन लोगों के लिए, तो मान लीजिए आपको लगता है कि प्रिंटर की ज़रूरत है उस प्रोजेक्ट के दौरान, प्रिंटर किस लिए रिक्वायर्ड रहेगी, तो उसका जस्टिफिकेशन दे देंगे। जैसे मान लीजिए ब्रोशर हमें प्रिंट आउट करने हैं या पैम्फलेट्स बांटने हैं प्रोग्राम शुरू करने से। ओके, और टोटल कितने क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए हमें लगता है 4 प्रिंटर्स की ज़रूरत है, और जस्टिफिकेशन दे दिया टू प्रिंट ब्रोशर एंड पैम्फलेट। 4 की आपको डिमांड है, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, यह आपकी जो भी कॉस्ट होगी, मान लीजिए एक प्रिंटर आपका आ रहा 5000 में, 5000, और क्वांटिटी कितने चाहिए आपको 4, यह देखिए आपका टोटल आ जाएगा 20,000 रुपीज़। ओके, इसी तरह आप इसको कितने साल के लिए चाहिए आपको, 2 साल के लिए, तो वो ईयर N1 ईयर 2। ठीक है, अगर आप कोई एसेसरीज़ खरीदते हैं इस प्रोग्राम के लिए, आपको अगर असेट्स खरीदना हो तो आपको कोटेशन की भी ज़रूरत रहेगी। आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, यू विल रिक्वायर्ड कोटेशन फॉर एनी परचेस ऑफ द प्रोडक्ट। ये नीचे आप देख रहे हैं अपलोड कोटेशन फॉर इक्विपमेंट्स, तो उसकी फ़ाइल आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगी। तो आप ध्यान रखिए कि कोटेशन 2-3 शॉप से आप लेके
फाइनल जो आपको लगे कि ये रिजनेबल दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कोटेशन को अपलोड कर दीजिए यहाँ पे, और इसके बाद में उसको आपको ऐड कर देना है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने डिटेल आ गया। ये देखिए आप जो जो डिटेल फिलअप करेंगे, जैसे एक बार नॉन रेकरिंग में जिसमें ये बार बार खर्चे नहीं आते, एक बार का खर्चा है, ये आपका फ्री आपका प्रिंटर हो गया, या आपकी कोई अगर टेलरिंग से संबंधित कोई प्रोग्राम करते हैं, सिलाई मशीन हो गई है ना, या अगर ब्यूटी पार्लर का सेटअप करते हैं इन लोगों के लिए, SC ST कम्युनिटीज़ में ध्यान रखिए आप मैन एंड वुमेन दोनों के लिए काम कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को लेके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके बाद में ये आपको डिटेल पूरा शो कर रहा है। इसके बाद में एक दूसरा और उन्होंने दिया अदर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अदर कोई आइटम ऐसे है जो बार बार खर्च नहीं होते, उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो आप वो चीज़ भी उसके लिए फंड के लिए डिमांड कर सकते हैं। इवन आप बिल्डिंग रेंट आउट लमसम अमाउंट मांगना चाहते हो तो लमसम के लिए भी डिमांड कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया। अब आप देख लीजिए बजट समरी टोटल आ गया है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप इस प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ या 2 करोड़ तक के लिए भी डिमांड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह का प्रोग्राम या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, आप देखिए यहाँ पे आपका टोटल नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस 1 साल और 2 साल में कब कब कितनी कितनी ज़रूरत है उसका टोटल ये पूरा आपको आ जाएगा। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट भी आपको यहाँ नीचे शो हो जाएगी। ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, ये तो काफ़ी कम है। आप 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक या 2 करोड़ जितना आपको प्रोजेक्ट की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप फंड डिमांड कर सकते हैं। इसको हम आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू की बात करने के बाद में हमें पास में आएगा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। आप क्या अभी हाल में कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, या कोई दूसरा प्रोजेक्ट? अगर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ डिटेल फिल करने की ज़रूरत है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इस पेज को स्किप कर दीजिए। देयर इज़ नो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, प्लीज़ स्किप दिस पेज। अगर कोई भी प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं तो स्किप कर दें। बट मैं आप लोगों को यही एक सजेशन दूंगा कि आप कोई ना कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ ज़रूर यहाँ पे शो करें। इससे सरकार को ये लगेगा कि NGOs कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते आ रही हैं लोगों के हित के लिए, लोगों के विकास के लिए। तो इसे ब्लैंक ना छोड़ते हुए आप फिलअप कर दें। ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है कि आप भरे ही सही, बट अगर जितना हम अच्छा इंप्रेशन देंगे NGO के रूप में इतना अच्छा हमारे प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, उतने ही प्रोजेक्ट अप्रूव होने की उम्मीद बढ़ेगी। इसके बाद हमें इसको, अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ जाना तो आगे बढ़ जाना। अब हम इसके लास्ट पॉइंट पर आ जाएंगे, सबमिशन पे। ओके, सबमिशन के ऑप्शन में आप देखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप, आप देख सकते हैं कि आपको बायोडाटा भी सबमिट करने रहेंगे। जिस स्टाफ को अगर आपने नियुक्त किया है इस प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए, तो आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए बायोडाटा है तो बायोडाटा, ठीक है। और अगर आपने कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रपोजल और भी अगर वर्ड फाइल में बनाया तो उसको भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए एक बायोडाटा है, या चूज़ फाइल करके इसको आपको अपलोड करके क्लिक है टू प्रीव्यू करके उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। कुछ और इन्होंने यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, और वो मैं आपको इसके माध्यम से भी बता देता हूँ, वीडियो के माध्यम से, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो हमें अपलोड करने रहेंगे। देखिए ये उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है, यहाँ पे आपको इसको फिलअप करना होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल आपको फिलअप करना रहेगा। प्रोजेक्ट टाइटल आ जाएगा, और इंस्टीट्यूट में जो भी आपके जो मेन पर्सन है उनका नाम आ जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर एंड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट आ जाएगा लेफ्ट वाले सेक्शन में, या डेट जिस तारीख को अपन सबमिट कर रहे हैं, प्लेस जिस जगह से भरा है। ओके, सेकेंड सेक्शन में आपका ये आ जाएगा सर्टिफिकेट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर। ये हमें आपका अगर कोई और भी सपोर्टर है या इन्वेस्टिगेटर है वो उनकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। ये उनकी एग्रीमेंट, ये एक टाइप का आपका एग्रीमेंट होगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में। बस इसको आपको सील एंड साइन करके PDF फाइल के रूप में इसको कंप्लीट कर देना है, और इसको भी आपको
अपलोड कर देना है यहाँ पे। और इसके बाद में आपको नीचे एक फाइनल बटन का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद में आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट हो जाएगा। बट यहाँ पे हम एक चीज़ मिसिंग कर रहे हैं, वो मैं आपको बता दूँ, वो है एक डॉक्यूमेंट्स अभी अपन ने अपलोड नहीं किए। तो एक बार हम गो बैक पे क्लिक करेंगे। आपको ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद में जब हम इसे क्लिक हियर टू प्रीव्यू पे जाएंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। फाइनेंशियल डिटेल्स में आपका जो आपने फ़ंड के लिए डिमांड किया है उसकी फ़ाइल को आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। और फाइनेंशियल डिटेल्स जो दूसरा पार्ट है कोटेशन, अगर आपको इक्विपमेंट्स की डिमांड कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। फिर सबमिशन की बात करें तो बायोडाटा जो आप स्टाफ नियुक्त करेंगे उनका बायोडाटा आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपका इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना या इंटरेस्ट तो नहीं है या कोई परिचित तो नहीं है, उसका एक डिक्लेरेशन लेटर आपको बना के यहाँ अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके बाद में सर्टिफिकेट फ्रॉम PI, यहाँ ऐसे को अगर नहीं है तो आप इसको नॉट अवेलेबल करके भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक लेटर लगेगा आपकी सोसाइटी की तरफ से कि इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और हम इंटरेस्टेड इस प्रोग्राम के लिए, प्लीज़ अपलोड एंडोर्समेंट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, तो उससे भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रपोजल PDF ओनली, जो आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल जो फिलअप किया ऑनलाइन वो साथ ही साथ एक वर्ड फाइल पे भी बना के साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाना है। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड, सोसाइटी का सर्टिफिकेट, बायलाज, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप एक कंबाइंड फाइल करके वो उसको आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, उसको क्लिक हियर करके अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके बाद में आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स डॉक ओनली, यहाँ आपको एक वर्ड फाइल में भी अपलोड करना है। एक पहले आपको PDF फाइल में अपलोड करना है, सेम इसी तरह आपको एक वर्ड फाइल में भी इसको क्लिक करके ओके कर देना और इसके बाद में इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में फाइनली आपको एक सबमिशन का बटन आएगा, उसे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिशन पे बटन पे क्लिक करेंगे आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इजीली इसको समझ गए हुए। ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेंदी है, लंबी प्रक्रिया है, तो इसको बहुत केयरफुली आप फिलअप करें और ध्यान से उसको भरें। आप सभी को इस प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।